सो आज टाइम हुआ है, फिर रिटायरमेंट के बाद उनके आगे क्या प्लान्स हैं? तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ आप बैठे हैं जी सर। ये एक दिल्ली का गांव है। जी सर। और जब हम पैदा हुए तो ये इसका शहरीकरण नहीं हुआ था, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था। जी। तो एक ये फार फ्लंग एरिया था दिल्ली का, तो इसमें ही हम पैदा हुए थे। जी। और यहीं प्राइमरी स्कूलिंग इसी गांव में हुई। जी। फिर आगे दूसरी जगह गए। फिर एक पंजाबी बाग हमारे यहाँ कॉलोनी है, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बना। जी। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन की। जी। और बाद में रॉ में जो हमारी एंट्री बाई चांस हो गई, कोई हमारे जान पहचान के थे, उन्होंने कहा कि यहाँ वैकेंसीज़ हैं जी। तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो हमने उसमें अप्लाई किया। जी। ऑल इंडिया बेस पे एक एग्ज़ाम हुआ था, जी। उस पे हम सेलेक्ट हो गए थे। तो सर आप रो में किस लेवल के ऑफिसर थे और आपने क्या-क्या अपने रो के कार्यकाल के दौरान क्या-क्या किया आपने? देखिए, हम मिडल लेवल ऑफिसर थे वहाँ पे। जी। जो इनिशियल स्टेज पे मिडल लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी प्रमोशन टाइम के हिसाब से होती है। जी। तो हम मिडल लेवल पे के ऑफिसर थे। जी। छोटे लेवल पे जैसे कांस्टेबल वगैरह होते, तो हम एक मिडल रैंक में थे, जो कि आजकल आपने पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ में देखा होगा। जी। जी। तो वही पैटर्न यहाँ है। जी। और उसके बाद यहाँ ज्वाइन किया। फिर कई जगह पोस्टिंग हुई हमारी। तो बेसिकली जो हमारा इंटरव्यू होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और रो की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट के साथ कैसे ये अपने आप को मैनेज करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग। So, sir, as we know, RAW it was formed in 1968. रॉ was formed in 1968, Yes. 21st September. This anniversary is coming. Yes, sir. So, sir, उससे पहले तो सारा इंटेलिजेंस का मामला आईबी संभाली थी. IB थी। हाँ सर. Actually, RAW was created for creating the external intelligence. Previously, both external intelligence and internal intelligence, they were managed by Intelligence Bureau, Yes, sir. IB. So after 68, this external part was transferred to RAW, and internal part is still continuing with IB. तो सर 1947 जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा था और 1968 से पहले काम आईबी के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस था सर फ्रॉम करंट. किस एंगल से आप सोचते हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स, जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के एंगल से बताऊं या इंटरनल जो चल रहा है? एक्सटर्नल सर. पहले एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भी आईबी का ही एक हिस्सा था। ये टोटल काम मिल जो था आईबी ही देखती थी, और एक्सटर्नल विंग अलग होती थी उसमें। जी. जब इंदिरा गांधी 66 में प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उनके दिमाग में एक ये आया कि ये जो एक्सटर्नल पोर्शन है इसके लिए अलग एजेंसी बनाई जाए। तो उन्होंने अपने जो ट्रस्टवर्दी थे और हमारे एक एबल ऑफिसर थे, कैपेबल ऑफिसर थे, इंटेलिजेंट थे, और आर एन काव, उनको उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दी। और उन्होंने रॉ का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि रॉ कैसी होनी चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें नई ऐसी उन्होंने इंक्लूड की थी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में 68 से पहले नहीं थी। जैसे उन्होंने एक विंग क्रिएट की थी इसमें, वो उनकी फारसाइटेडनेस थी कि उन्होंने एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस क्रिएट किया। तो 68 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस नाम की चीज़ यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। अब उसकी के रेपरकशंस हम आज देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा ही मुद्दा हो गया है। तो ये उनकी फारसाइटेडनेस थी। फिर उसमें एक उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीज़न भी क्रिएट किया था उससे पहले, क्योंकि वो उस 65 में चाइना न्यूक्लियर ब्लास्ट कर चुका था 64 में, और उस वक्त 3 कंट्री जो थी वो न्यूक्लियर हो चुकी थी। तो वो उसी को देखते हुए और चाइना के खतरे को देखते हुए उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग 68 में ही क्रिएट की थी। तो ये कुछ चीज़ें राव साहब ने उसमें नई क्रिएट की थी। वो उनकी फारसाइटेडनेस थी। उन्होंने पूरा वर्ल्ड का एक इंटेलिजेंस सिनेरियो जो था वो रीड किया था, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट की नींव उन्होंने रखी थी। तो सर मेरे आगे एक 2 सवाल होंगे आर एन काव से रिलेटेड।
तो वो सर पहले आईबी में क्या काम किया करते थे। और एक बात और बारे में जानना चाहूँगा मैं कि ये बताया जाता है, आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि जो आरएन काओ थे, जो उनके काफ़ी गहरे संबंध थे सीआईए के डायरेक्टर के साथ, जो बुश थे, जो जॉर्ज बुश थे। बुश से बाद में हुए हैं, जी जी। ये जो लास्ट में सीनियर बुश जो थे, सीनियर बुश। हाँ वो सीआईए के चीफ थे। जी जी। आरएन काओ ऐसी प्लेजेंट पर्सनालिटी थी कि उनके MI6 के चीफ से, CIA के चीफ से, फ्रेंच, जर्मन सबसे बड़े कॉर्डियल जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उन सब से उनका लाइजन एक्सेलेंट था। और यही एक रीज़न था कि उनके टाइम में जब तक वो रॉ में रहे, सब इनोवेटिव एग्रेशन यू कैन से फॉर दिस सेफ गार्डिंग ऑफ दिस बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्री वो करते थे। इसमें का एक उदाहरण बांग्लादेश है, वो उनका ही एक ब्रेन चाइल्ड था। सेकंड, मर्जर ऑफ सिक्किम है। ये दो चीज़ें इतनी बड़ी वाइटल हैं कि ना आरएन काओ से पहले हुआ और ना बाद में अब तक कुछ इसके बारे में सोचा जा रहा है। कश्मीर के लिए अब भी हम जो है दीवार में सर मारते फिर रहे हैं। सर बी रमन ने जो अपनी बुक लिखी है काओ बॉयज़, वो स्टार्टिंग में ही आरएन काओ सर का नाम लेते हैं और वो लिखते हैं कि जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी दिल्ली में ही 1971 वॉर की विक्ट्री के लिए, तो एक जर्नलिस्ट जो आरएन काओ को जानते थे, तो आरएन काओ सबसे पीछे बैठे हुए थे पार्टी में, तो वो उनसे जाके पूछते हैं कि सर आप सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा हाथ तो आपका इसमें है। तो आरएन काओ सर ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप उठे और पार्टी से चले गए। वो 71 की 20वीं सालगिरह थी, जी जी। वो 91 का किस्सा है। तो 20वीं सालगिरह में बांग्लादेश की 20वीं लिबरेशन सेरेमनी यहाँ दिल्ली में कहीं हो रही थी, उसमें एक फंक्शन हुआ था। जी। तो उसमें काओ साहब अनइनवाइटेड पीछे जाके बैठ गए थे देखने के लिए, और जो फंक्शन ख़त्म हुआ तो पीछे से बैकडोर से, वो मीडिया शाई थे, पब्लिसिटी क्रेज़ी नहीं थे। मेरे उनसे काफ़ी नज़दीकी संबंध रहे हैं और मेरी किताब जो लिखी गई है ये उनके ही एक किस्म से डिस्कशन या आशीर्वाद से कहूँगा मैं लिखी गई थी। तो वो मीडिया शाई थे, कभी मीडिया में आना नहीं चाहते थे। ये जो आपकी अदालत आ रही है रजत शर्मा की, जी जी। तो रजत ने मुझे रजत मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे शुरू में जब ये शुरू की थी आपकी अदालत, जी जी। इट वाज स्टार्टेड इन 93। यस सर। तो इन्होंने मुझे कहा कि काओ साहब को इस अदालत में ले आइए। तो मैं रजत को लेके गया काओ साहब के पास। तो काओ साहब के पास हम उन दिनों वो VCR में वो चलते थे, जी जी। तो 3-4 हम एपिसोड लेके गए थे। मैं कहा सर इनको आप देख लो, अगर आपका दिल करे तो उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ मेरे पुराने साथी हैं उनसे बात करूंगा और अगर वो कहेंगे तो मैं आऊँगा। तो फिर मैं एक हफ्ते के बाद फिर गया, मैंने पूछा कि सर क्या सोचा आपने? तो उन्होंने कहा यादव जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहता। मैंने कहा ये जो आप इतनी सीक्रेट्स लिए बैठे हैं इनका क्या करेंगे? कहता आई विल डाई विद ऑल दी सीक्रेट्स, ये उनके शब्द थे। तो वो एक देशभक्त आदमी थे और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें कहा था कि आपने तबला बजाने वाले को, आपने का मतलब देश ने, तबला बजाने वाले को, क्रिकेट खेलने वाले को, बांसुरी बजाने वाले को और कुछ पॉलिटिशियंस को भी ये भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न के असली हकदार तो ये लोग, जिसने बांग्लादेश में बहुत बड़ा काम किया और सिक्किम का 2500 स्क्वायर माइल का एरिया एक गोली चलाए बगैर इंडिया में मर्ज कर दिया था। आप इसको ब्लडलेस स्कूप भी बोलते हैं। ब्लडलेस स्कूप मैं बोलता हूँ। यस सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जो रो की क्रिएशन हुई वो किसका आइडिया था और वो किससे प्रेरित था? कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना ने जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किए और जो हमने वॉर झेला था, ये उसकी वजह से हमें क्रिएट करनी पड़ी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, या फिर 1965 वॉर में हम पाकिस्तान से कुछ हिस्सों में हार गए थे जो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से थे हमारे लिए 1965 में। तो क्या उसके लिए इंटेलिजेंस नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने फॉरेन एक एजेंसी इसके लिए बनाई? देखिए, इसकी जहाँ तक मैं सोचता हूँ 62 वार पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन आया था कि इंटेलिजेंस फेल था।
हालांकि इंटेलिजेंस उसमें फेल नहीं था। जी एक 62 वार पे एक कमेटी बैठी थी, और उस हैंडरसन ब्रुक्स भगत कमेटी उसको बोलते हैं, जिसने उस वार की कमियों को एनालाइज किया था और रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी थी। उसमें इंटेलिजेंस को उन्होंने टच नहीं किया है कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाकी मलिक साहब ने, बीएन मलिक जो आईबी के डायरेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया था, और उन्होंने जो उसमें फैक्ट्स दिए हैं वो आर्मी ने आज तक क्लैरिफाई नहीं किए। उन्होंने कहा कि हमने सब रिपोर्ट्स इनको दी थी कि तिब्बत में क्या क्या इनकी माउंटिंग है, यहाँ पे कौन कौन सी उनकी ब्रिगेड कहाँ पे हम प्लेस्ड हैं, कहाँ से कितनी फोर्स इंडिया में आ सकती हैं। इंटेलिजेंस तो इनको फोरमान करता है, और वो रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर को गई थी। जी लेकिन वो जो फील्ड में इन्होंने आगे नहीं भेजी, तो उसमें इंटेलिजेंस का कोई कसूर नहीं था। और ये डिबेट के लिए हमने कई दफ़ा कहा कि अगर आप कुछ आर्मी वाले हैं इस पर डिबेट करें, हम अपना डाटा देंगे, वो अपना दें आईबी का। तो शुरुआत जो लग रही थी कि इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ठीक नहीं थी, तो वो वहाँ से शुरू हुई थी। बाद में 65 वार आप कह रहे हैं, 65 वार में बिल्कुल इंटेलिजेंस फेल नहीं थी। 65 वार के बाद भी एक कमेटी बैठी थी, उसमें 70 रिपोर्ट्स जो थी, मुझे जो उस वक्त पाकिस्तान डेस्क को हैंडल कर रहे थे शंकर नायक, उनका इंटरव्यू मेरे पास है, उनके रिटर्न में मेरे पास है कि मैंने ये रिपोर्ट्स की कॉपी उस कमेटी को दी थी, और वो रिपोर्ट्स आगे आर्मी ने फील्ड में आगे रीट्रांसमिट नहीं की, तो वो डिससेमिनेट नहीं की। तो उससे जो आगे हमारी फोर्सेस लड़ रही थी उनको एक्चुअल पोजीशनिंग का पता नहीं चला था। हालांकि 65 वार विन विन सिचुएशन थी इंडिया के लिए, और वो उसमें इंटेलिजेंस का फेलर का कोई चांस नहीं था। लेकिन ये एक बात शुरू हो गई थी उस टाइम पे, इन दोनों लड़ाइयों के बाद, कि जो एक्सटर्नल अपरेटस है इंटेलिजेंस का, वो सेपरेट किया जाए। तो ये शास्त्री जी की डेथ हुई 66 में, इंदिरा जी जो 66 में पीएम बनी थी, तब से ही उनके दिमाग में आ गया था। और 67 में इन्होंने, 67 के एंड में काव साहब को ये इसके लिए कह दिया गया था, और जब वो पूरा उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया तो ये एजेंसी 21 सितंबर 68 को बनी थी, जिसकी एनिवर्सरी अभी आने वाली है। और सिर्फ RN काव ने 250 आदमियों से ये एजेंसी शुरू की थी। सर शास्त्री जी की जो डेथ हुई थी सर, आप उसको क्या मानते हैं? लोग बोले नेचुरल डेथ है। इट वॉज ए नेचुरल डेथ। ये गलत प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं कि उसको मरवाया गया था शास्त्री जी को, ऐसा कुछ नहीं था। ये कुछ ऐसी इंसिडेंट्स को लिंक कर देते हैं। ये सिंपल उनको हार्ट अटैक हुआ था। कुलदीप नैयर जो अभी जर्नलिस्ट गुजरे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। ऐसा अच्छा, उनको क्यों कोई मारेगा? एक सोचने की बात ये थी, वो तो ताशकंद में थे, ताशकंद में उनको हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त उनके दिमाग में कुछ, ही वॉज ए वेरी सिंपल मैन एंड प्योर हार्टेड पर्सन। उनको ये लगा होगा कि ये जो मैंने ताशकंद एग्रीमेंट किया है, इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे हिंदुस्तान में मेरे खिलाफ कुछ बातें चलेंगी। वो उन चीज़ों को गहराई से सोच गए, और उन्हीं से उनको हार्ट अटैक हुआ था। अदरवाइज कौन उनको, आप क्या सोचते हैं किसने किया होगा? उनको कौन मारेगा? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के, इंदिरा गांधी तब तो I&B मिनिस्टर थी, और इंदिरा गांधी को कैसे मरवाती उनको? सारा इंटेलिजेंस के लोग भी साथ थे, मीडिया साथ था वहाँ पे। ये सब बातें गलत हैं, ये गलत अफवाह फैलाई गई थी, और ये बिल्कुल गलत बात है। सर इसमें मैं दो बातें जोड़ना चाहूँगा। एक तो आपने 62 के वॉर की बात की, उसमें आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि आईबी के जो आदमी थे वो बॉर्डर के बहुत दूर दूर तक जा चुके थे, वो पैदल चल के जाते थे, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेशन भी क्रिएट किया था अपना। नहीं, ये मैं 62 से पहले की कह रहा हूँ। अच्छा, उनसे ये मैं 47 की कह रहा हूँ। तो चाइना बॉर्डर पे चले गए थे अपने उतरने के लिए। नहीं, वो इशू ये था कि 49 पे जब मैं तिब्बत पे जब चाइना ने कब्जा किया, Annexation। तो
तो हमारी गवर्नमेंट नेहरू जी के टाइम में एक ये इंटेलिजेंस आर्मी और सब लोग बैठे थे, तो उसमें ये डिसीजन हुआ था कि क्या इंडिया इसमें इंटरवीन करे, चाइना को वहाँ जाके रोके। जी सर। ये एक इशू उठा था। जी सर। तो उस वक्त जनरल करियप्पा आर्मी चीफ से उनको पूछा था कि हम क्या आपकी आर्मी तैयार है इसके लिए। तो जनरल करियप्पा का ये आंसर था कि मेरे पास एक भी आदमी आर्मी का स्पेयर नहीं है बॉर्डर पे भेजने के लिए। और उस वक्त अगर चाइना चाहता तो इंडिया में कहीं पे भी घुस सकता था वो, लेह लद्दाख नॉर्थ ईस्ट जहाँ भी, क्योंकि आर्मी नाम की चीज़ वहाँ पे नहीं थी। सिर्फ पटवारी जो थे यही वहाँ के इस रीजन में, जितने भी रीजन थे उसमें जुडिशियल ऑफिसर वो थे, पुलिस ऑफिसर वो थे, हर तरह की एक पटवारी नाम की चीज़ थी, वही किया करती थी जो ये पटवारी हैं हमारे। तब ये आइडिया ड्रॉप हुआ था। उसने कहा था क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम थी, फिर हैदराबाद जूनागढ़ का इशू हो गया था, वहाँ आर्मी ने किया था, इधर बंगाल का हो गया था पार्टीशन। तो उसमें आर्मी हमारे पास उस वक्त 3.5-4 लाख की आर्मी थी। तो आर्मी ज़्यादातर इन चीज़ों में उलझी हुई थी। गोवा के लिबरेशन में भी लगी, गोवा बाद में हुआ है। गोवा हुआ है 64 में, 64 या 62 में हुआ। हाँ, तो ये उस वक्त आर्मी नाम की चीज़ बॉर्डर पे थी नहीं। जी सर। तो तब बीएन मलिक ने पूरे बॉर्डर को कवर किया, लेह लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारी चेक पोस्ट फॉरवर्ड आगे जाके, जिसको नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी बोलते हैं कुछ, जो जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है उसको फॉरवर्ड पॉलिसी का नाम दे दिया। लेकिन इंडियन बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बहुत चेक पोस्ट वहाँ से लेह लद्दाख से लेके और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक खोली थी। और वो पोस्टें ऐसे ऐसी आगे थी कि उसमें खोलते हुए कुछ लोग तो वहीं मर गए थे। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, पानी नहीं पीने को, खाने को नहीं। तो उसमें मैंने अपनी किताब में सारा इसका वर्णन किया है, और ये पढ़ने वाली चीज़ है लोगों, आप वाली नई जनरेशन को। सर एक मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था डेली ODOTIN पे, तो उसमें आपने के शंकर नायर जी की बात की, तो उसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है उसमें कि वो इंपीरियल पुलिस के आखिरी ऑफिसर थे इंडिया में। यस, उसको आईपी बोलते थे, आईपी इंडियन पुलिस। हाँ हाँ। और वो जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया तो वो टाई लगा के बैठे, तो उन दोनों वो आईपी की टाई होती थी। तो मैंने कहा दिस इज़ द लास्ट इंडियन आईपी टाई। कहता यस। मैं कहा और कितनी बची हुई, मतलब और कितने बचे हुए हैं? तो तभी अश्विनी कुमार जो थे डीजी थे पंजाब के, ये जिंदा थे। कहता है अश्विनी कुमार एक जिंदा है। तो शंकर नायर थे, वो भी 2 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। तो सर जैसे हमारे पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के साथ साथ जो हमारी आईबी थी, ये तो पहले से काम कर रही थी, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स पॉलिटिशियंस पे जो नेहरू वगैरह थे उन पे जासूसी के लिए इनको रखते थे। तो सर जैसे इसका पार्टीशन हुआ 1947 में, तो आप तो कुछ क्या जो उस टाइम के जो ऑफिसर थे आज़ादी से पहले, लेकिन कुछ दुख हुआ कि जो हमारे कुछ साथी हैं वो पाकिस्तान में चले गए, या फिर ये बातें कहाँ से स्टार्ट हुई कि मतलब हमने जासूसी किस पे स्टार्ट किया? पाकिस्तान ने हम पे स्टार्ट किया जासूसी करना, है हमने उन पे स्टार्ट किया क्या? पूरा उस टाइम का नहीं, अब आज़ादी के आसपास ही रही है। पाकिस्तान के आज़ादी के टाइम पे जो हमारा इंटेलिजेंस का अपरेटस था उसमें रूल करते थे ब्रिटिशर। जब देश आज़ाद हुआ तो वो इंग्लैंड चले गए। सीनियर्स जो थे ज़्यादातर मुस्लिम्स थे, क्योंकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट्स वगैरह कांग्रेस चलाती थी, तो ब्रिटिशर्स ने इसको हिंदू कलर दिया हुआ था। इधर जिन्ना जो था वो पाकिस्तान की आवाज़ उठा रहा था। तो इन पे नज़र रखने के लिए सीनियर ऑफिसर्स मुस्लिम ज़्यादा थे, और जब देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिम सब पाकिस्तान चले गए। हमारे पास जो स्टाफ आया था वो थोड़ा बहुत आईबी का आया था। फिर इसको संजीव पिल्ले पहले आईबी के डायरेक्टर बने, इसको क्रिएट बढ़ाया गया। फिर बीएन मलिक जो बाद में 50 में बने, उन्होंने इसको एजेंसी को बिल्डअप किया था, और वो जीरो से स्टार्ट करके इन्होंने जो बड़ी फॉर्मिडेबल एजेंसी बनाई। मलिक बड़े हार्ड वर्कर थे,
और ये कहा जाता है कि मलिक साहब ने अपनी लाइफ टाइम में कभी कोई छुट्टी नहीं ली। जैसे भी मोदी के बारे में प्रचलित है बात है कि हाँ। छुट्टी नहीं ली कोई। इनका मोदी जी का तो मुझे नहीं पता, जी लेकिन वो तो मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी तो इनको तो छुट्टी उट्टी का कोई एप्लीकेशन किसी को देनी नहीं होती। जी जी लेकिन डायरेक्टर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अगर वो छुट्टी पे जाएगा तो लिख के एप्लीकेशन देगा। तो वो कहते हैं कि अपनी कार भी खुद चलाया करते थे, ड्राइवर भी नहीं रखते थे, जी इतने सिक्योरिटी माइंड थे वो। और कभी कोई छुट्टियां नहीं ली और बड़े हार्ड वर्कर थे। उन्होंने आईबी को बिल्डअप किया था। तो सर मेरा अगला सवाल ये है, हमने 1971 वॉर को जीता, एक नया देश बनाया बांग्लादेश, बट सर उस वॉर के बाद जो हमारा इवेल्युएशन होना चाहिए था वेस्टर्न फ्रंट पे वो अच्छी तरह नहीं किया गया। वो मैं इसलिए कहना चाहूँगा सर क्योंकि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मेजर जनरल शुभन सिंह जी की, तो वो लिखते हैं कि हमने 1971 वॉर में अपनी 126 किलोमीटर स्क्वायर की ज़मीन हमने खो दी और हमने जो प्राप्त की ज़मीन वो थी लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर की। बट वो लिखते हैं कि जो एक ये 65 की वार पे कह रहे हैं आप? नहीं सर बांग्लादेश तो अलग ही कंट्री बना दिया था हमने। जी आप वेस्टर्न फ्रंट की बोल रहे हैं? हाँ जी वेस्टर्न फ्रंट। ओके। तो सर वेस्टर्न फ्रंट पे वो लिखते हैं कि जो हमने जमीन लॉस की वो स्ट्रेटेजिकली और वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट जमीन थी कि वो जो हमने 3000 हासिल भी की है उसकी इतनी वैल्यू नहीं जितनी से 126 की है। वो सर उसमें 3 चीज मेंशन करते हैं कि एक तो सर वो हुसैन वाला एनक्लेव हमने खोल दिया और एक जो फजली का पड़ता है बॉर्डर पे, तो वहाँ पे एक एग्रीकल्चरल बेल्ट थी पूरी की पूरी, वो बहुत अच्छी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत अच्छी वहाँ से प्रोडक्शन आई थी हमारी ग्रेन्स वगैरह की, वो हमने पूरी की पूरी अपनी खो दी। तो सर ये इवैल्यूएशन हमने वेस्टर्न फ्रंट पे क्यों नहीं किया? क्योंकि हम वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, वहाँ पे ऑफेंसिव नहीं थे, ऑफेंसिव बांग्लादेश साइड थे। तो क्या ये जो आर्मी के जनरल हैं या फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स रहे हैं, क्या है उन्होंने उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया वेस्टर्न फ्रंट पे? देखिए, वो रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, जी लेकिन अभी आपने शास्त्री जी के डेथ का जिक्र किया। जी उस वक्त ये जो पीओके में एक हाजी पीर दर्रा है, जी जी वो हमारी फोर्सेस ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी सेक्रीफाइस के बाद उस पर कब्जा किया था। जी लेकिन जब ताशकंद पैक्ट हुआ जी तो ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न हो गए थे और वो दर्रा हमने छोड़ दिया था। वो आज भी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिससे मैक्सिमम टेररिज्म इंडिया में फैल रहा है। अब हम इन चीज़ों को एनालाइज करने लगे तो बहुत कुछ गया है, बहुत कुछ आया है। जी जी अब कहा यह भी जाता है ये कि ये जो थिंकिंग जो आपने बताई ये बड़ी प्रीमिटिव छोटी थिंकिंग है। हमने तो बांग्लादेश बनाया था, 93,000 उनके सोल्जर हमारे कब्जे में थे। ये भी कह रहे हैं कि हमने कश्मीर के बदले उनको क्यों छोड़ दिया। जी वो तो बहुत बड़ी विक्ट्री थी। जी उनके सोल्जर्स 93,000 हमारे कब्जे में थे जी और हमारे कैप्टिव थे, पीओडब्ल्यू थे। वो काफ़ी वो जब शिमला पैक्ट हुआ है, शिमला नहीं, शिमला एग्रीमेंट में छोड़ा गया। हाँ, उसके बाद उनको रिपेट्रिएट किया। माफी लेके हमने उनको वापस, हाँ, वो कुछ लेना चाहिए था obviously। मतलब हम चाहते थे कश्मीर पे ये एक इशू है, बिल्कुल इशू है, उसको लेकिन ब्लंडर भी कहते हैं बहुत लेकिन सारे इन इश्यूज को डिस्कस करने से अब क्या होगा? लोग। जी सर। वी आर टू लिव इन द प्रेजेंट। जी सर। वी कांट बीट आवर ब्रेस्ट फॉर द लॉस वट एवर हैज हैपेंड। जी सर। पीपल आर सेइंग नेहरू ने ये किया, नेहरू ने नहीं किया। नेहरू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। जी सर। अगर आप इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेसी और चीज़ों को एनालाइज करें तो उसको एक खंडर कंट्री मिला था शुरू में, जी सर। इस फुल ऑफ एवरी प्रॉब्लम्स। तो इन चीज़ों को सबको एनालाइज अगर आप करने, किसी पे बुराइयां डालें कि वो ये करता, ये करता, ये करता, कुछ लोग जैसे यही शास्त्री जी की चला रही को, ये इन पे जाने के बजाय हमें आज पे फोकस करना चाहिए। मैं अपने जो थिंकर्स हैं जो भी है, ये डोंट टिंकर विद द हिस्ट्री, व्हाट यू विल गेट, just live in present and think of the future. Yes, sir. So sir, we all know that sir 1977 से 1991 तक, 1977 से 1991 तक बहुत सारे अनस्टेबल गवर्नमेंट्स रहे इंडिया में। कोई नहीं, अनस्टेबल तो नहीं थी। मतलब कोई 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर। नो 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 77 के बाद इंदिरा गांधी 5 साल पीएम रही है, राजीव गांधी 5 साल रहे हैं, फुल टेनोर किया उन्होंने। कुछ ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर थे जो कुछ वो उसके बाद वीपी सिंह आए थे,
फिर चंद्रशेखर आए थे। चरण सिंह भी 6 महीने तक। चरण सिंह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। जी जी वो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब उन्होंने गिराई थी जी तो कांग्रेस ने कहा था कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पीएम बनाएंगे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में कभी भी मेजोरिटी साबित नहीं की थी। बट सर वो रोके नहीं थे, अनस्टेबल टाइम था। वो अनस्टेबिलिटी मोरारजी देसाई से शुरू हुई वो थी। 1977 से लेके 1901 तक। हम उसके सफर रहे हैं। जी सर। उस और टाइम पे रॉ ने कैसे ऑपरेट किया, कैसे एक बार एक जो अपर कमान की जो अनस्टेबिलिटी थी उसको रॉ ने कैसे हैंडल किया उस टाइम पे? देखिए उस वक्त क्या हुआ था, आर.एन. काउल एक्सटेंशन पे चल रहे थे, जी सर। तो मोरारजी देसाई इमरजेंसी में जेल में बंद रहे थे जी सर। और कई हजार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में बंद थे। जी सर। जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर किया जनवरी 77 में, तो मार्च में इलेक्शन वगैरह हुए और इनको मैसिव मेजोरिटी मिली। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया में बनी। मोरारजी देसाई इस वक्त 79 ईयर्स के थे, वो पीएम बने। उनके पीएम बनने में भी झगड़े हुए थे। चरण सिंह भी एस्पायरेंट थे उसके, जगजीवन राम भी बनना चाहते थे। तो वो जो इनकी इंटरनल एक वो लड़ाइयाँ चलती रही, तो वो गवर्नमेंट फिर 77 से 79 तक चली और फिर मोरारजी देसाई ने रिज़ाइन किया। लेकिन मोरारजी देसाई ने रॉ को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। उसको ये लग रहा था कि जो इमरजेंसी में एक्सेसेस हुई हैं उसके लिए रॉ जिम्मेदार था। ये मुझे आर.एन. काउ साहब ने बताया था कि जब वो पीएम बने तो मैंने कर्टसी के लिए जब मैं उनसे अपॉइंटमेंट मांगी और मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आपने इमरजेंसी में बड़ी एक्सेसेस की हैं, बड़े अत्याचार किए हैं। तो काउ साहब ने कहा कि आप इसकी इंक्वायरी बैठाइए और इंक्वायरी कमेटी जो भी बैठानी है हमने बैठाइए, उसमें जो कुछ अगर प्रूव हो जाएगा तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, जो सज़ा हमें देनी है देना। तो उसने कहा बिल्कुल बैठाऊंगा। तो तभी एक एसपी सिंह कमेटी बैठाई गई थी और उसने सब इंक्वायरियाँ की थी कि रॉ ने इमरजेंसी में क्या क्या गलत काम किए। उस कमेटी की रिपोर्ट आई थी बाद में और उस कमेटी की फाइंडिंग्स ये थी कि रॉ ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया था इमरजेंसी में, कोई गलत काम नहीं किया था और कोई आर.एन. काउ की इसमें भूमिका थी। ये उस वक्त हुआ था। लेकिन मोरारजी देसाई ने आर.एन. काउ को छुट्टी पे भेज दिया। फिर बाद में शंकरन नायर राव के नेक्स्ट जो थी वो चीफ बने, उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि एक तो मैं रॉ के चीफ की पोस्ट को डाउनग्रेड कर रहा हूँ और जितने अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशंस हो रहे हैं ये सब बंद करिए। तो उस वक्त 71 वार के बाद 75 में पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी और वहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में। तो उनके कुछ लोग हमारे यहाँ थे जिनको हम लोग हर तरह से मदद कर रहे थे। मोरारजी ने कहा ये भी बंद करिए। पाकिस्तान में हमारे कुछ ऑपरेशन चल रहे थे, शंकरन नायर को ये कहा ये भी बंद करिए। तो उन्होंने कहा मैं तो ये बंद नहीं करूँगा क्योंकि ये देश हित में है, इसको बंद करूँगा तो बहुत बड़ा कंट्री को नुकसान होगा। तो मोरारजी एडमेंट थोड़े किस्म के आदमी थे, तानाशाह थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये करने पड़ेंगे। तो उनको कहा कि उनकी भिड़ंत हुई आपस में और शंकरन नायर बड़े बोल्ड आदमी थे, उन्होंने कहा मुझे आप हटा दीजिए, मैं बंद नहीं करूँगा। लेकिन मोरारजी ने उनको हटाया। वो फिर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बन गए, सेक्रेटरी बन गए वहाँ। और एक रॉ के ही एक ऑफिसर थे एन.एफ. सेंटूक, उनको रॉ का पोस्ट चीफ की पोस्ट नीचे करके उनको रॉ की जिम्मेदारी गई। रॉ की 1/3 पोस्टें ख़त्म कर दी गई। हम लोगों का भविष्य उस वक्त ये लगा था कि अंधकार में चला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में उसको अपनी प्रमोशन वगैरह का सबसे पहला फिक्र यही रहता है अपने फ्यूचर का।
उसी दौरान फिर वहाँ कुछ रॉ में खलबली मची और उसमें हम लोगों ने हम आगे आए, हम यंग थे तब, और हमने अपनी कोई एक एसोसिएशन वगैरह बनाई कि हमारी जो मांगे हैं इनको देखो आप। फिर वो 80 में इंदिरा गांधी आ गई तो वो कन्फ्रंटेशन चलती रही राह में, और उसकी डिटेल मैंने उसमें लिखी है, लेकिन इंस्टेबिलिटी नहीं थी। जो 80 में इंदिरा गांधी आई, RN का फिर एडवाइज़र लगे उनके, सीनियर एडवाइज़र, और उन्होंने उस वक्त जो ये LTT के ऑपरेशन शुरू हुए, क्योंकि तमिलियंस पे श्रीलंका में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था, उनको B ग्रेड सिटीजन बनाया गया था, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो मिनाइल जॉब्स में थे, उनकी रिप्रेजेंटेशंस आर्मी में पुलिस में बहुत कम थी, और वो देवर ट्रीटेड एज ए सेकेंड ग्रेड सिटीजन। तो ये इशू जब उठा था तो इंडिया ने उनकी हेल्प की थी, और वो LTT नाम के ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई थी, जिसका बाकी हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ाई होगा क्या हुआ एंड उसका। और सियाचिन पे जो कब्जा किया था ये इंदिरा गांधी के टेनो में 80-84 में हुआ था, और ये RN काओ का ही प्लान था, जिस पे आज इससे बड़ी ऊंचाई पे दुनिया में कोई सेना कहीं नहीं बैठी हुई। ये RN काओ का ही ऑपरेशन था। जो आप कह रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी थी, नहीं थी। और जो LTT का बाद में ब्लंडर हुआ है, जो कुछ परेशानियां हुई है, वो राजीव गांधी के आने के बाद हुई, क्योंकि उनके जो नए एडवाइज़र थे उन्होंने जो इंदिरा गांधी की पॉलिसी थी उसको रिवर्स कर दिया था। वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ हो गए थे, बल्कि प्रभाकरन के साथ इंदिरा गांधी। वो काफ़ी लंबी हिस्ट्री है वो। हाँ, तो सर हम मोरारजी देसाई के बारे में बात कर रहे थे, तो सर उस टाइम पे एक और इंसिडेंट हुआ, ऑपरेशन कहूता। ऑपरेशन कहूता, तो कहूता में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी। तो सर नॉर्मली जो पब्लिक को जितना मालूम है इसके बारे में कि ये कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वो उसकी पूरी ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और सर एक लिमिटेड नॉलेज है, तो सर क्या आप इसके बारे में थोड़ा और लाइट दे सकते हैं इसमें? और सर इसमें इजराइल का क्या रोल था सर? हाँ, देखिए, इसकी खबर रॉ को थी